नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या वक्त आ गया है कि अब पूरे देश में बुलडोजर मॉडल लागू होना चाहिए? आप देख रहे हैं देश नहीं झुके। क्या जुर्म को जड़ से जोड़ने के लिए बुलडोजर ही जरूरी है? सवाल ये बहुत चुभता हुआ और बहुत अहम है। और क्या बुलडोजर देश में कानून व्यवस्था की गारंटी है? ये एक एक करके सवाल आज हम आपके सामने इसलिए उठाएंगे क्योंकि मौजूदा वक्त में सियासत के इर्द गिर्द भी और लोगों की जुबान पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बुलडोजर से ही समाधान ढूंढा जाएगा। आज देश के लिए ये सवाल इसलिए क्योंकि अब मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी राम भक्तों को पत्थर मारने वालों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। जिन्होंने रामनवमी पर राम भक्तों को पत्थर मारे थे, उन दंगाइयों के घर और दुकानें पत्थर का ढेर बनाए जा रहे हैं। गुजरात के खंबात में जिन लोगों ने राम भक्तों पर पत्थर चढ़ाए थे, वो अब अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। गुजरात से पहले मध्य प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चले। जिन घरों दुकानों से रामनवमी पर राम भक्तों को पत्थर मारे गए, उन्हें बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर दंगाइयों ने राम भक्तों पर पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारों से वार किया, हमला किया, मंदिरों तक में तोड़फोड़ की, घरों में घुसकर मारपीट की कोशिश की गई और मध्य प्रदेश में राम भक्तों पर एक एक पत्थर का बुलडोजर वाला बदला लिया गया। ये मध्य प्रदेश की कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद ही हुआ है कहां पे? गुजरात में। लेकिन दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई का देश में विरोध भी शुरू हो चुका है। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, ये हम आपको बताते हैं। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे कि देश की सियासत में जो नेता दखल रखते हैं उनका क्या कहना है। महबूबा मुफ्ती के बारे में सबसे पहले बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान पर बुलडोजर चला रही है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या कोर्ट की जगह बुलडोजर न्याय दिलाएगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि बीजेपी बुलडोजर से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि बीजेपी नफरत दहशत के बुलडोजर पर सवार है। दंगे के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए वैसे ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में गरीबों के घर पर बुलडोजर चढ़ा रही है। ये देखिए, ये भड़काने वाले बयान नहीं है तो क्या है। और शिवसेना का क्या स्टैंड है, ये हम आपको बताते हैं। शिवसेना भी कह चुकी है कि बुलडोजर का उपयोग नफरत से प्रेरित है। ये एक एक करके हम सवाल आपके सामने उठा रहे हैं और आपको नेताओं के बयान भी सुनवा रहे हैं कि मौजूदा वक्त में नेता जो सियासत में दखल रखते हैं उनका क्या कहना। तो सवाल यह है कि ये सभी लोग राम भक्तों को पत्थर मारे जाने पर चुप क्यों रहे, क्यों खामोश थे जब पत्थर बरसाए जा रहे थे? जब रामनवमी के मौके पर राम भक्तों को दौड़ा कर पत्थर मारे गए, पेट्रोल बम मारे गए, तब तक सब कुछ ठीक था। देश में सहिष्णुता थी, भाईचारे का माहौल था। लेकिन दंगाइयों के घर दुकानों पर बुलडोजर गरजने लगा, असहिष्णुता फैल गई, एक मजहब को टारगेट करने के लिए आरोप लगने लगे। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ये भी हम आपके सामने दोहरा रहे हैं, अपराधियों का जाति धर्म नहीं होती, उनका जुर्म होता है। और जुर्म को जड़ से रोकने के लिए कौन होता है? बुलडोजर। जब देश के 8 राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर मजहबी हमले हुए, तब यूपी एकमात्र ऐसा राज्य था जहां भव्य शोभा यात्राओं पर पत्थर की बजाय फूल बरसे। फिर से सुनिए, जब 8 राज्यों में दंगे हो रहे थे शोभा यात्रा के दौरान, तो यूपी में क्या हो रहा था? पत्थर की जगह फूल बरस रहे थे। इसलिए आज सवाल यह है कि क्या दंगाई पत्थरबाजों का बुलडोजर ही इलाज है? और अब क्या देश भर में बुलडोजर मॉडल लागू करने का वक्त आ चुका है? ये सवाल बहुत अहम है और सवाल को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ कौन कौन है, हम सीधे आपका तारुफ करवाते हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं यूपी से, और मौलाना साजिद रशीद इस्लामिक स्कॉलर, इरफान हाफिज लोन एक्टिविस्ट, सुब्रस्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर पवन राव प्रवक्ता AIMIM के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त मैं प्रेम शुक्ला के पास ही जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या यही रास्ता अख्तियार किया जाएगा? क्या बुलडोजर से ही न्याय होना है? देखिए, कुछ लोग तो आतंकवादियों को फांसी की सजा दी जाती है उस पर भी विरोध करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि धर्म के आधार पर फला धर्म के लोग ज्यादा जेलों में बंद हैं और उनको जेलों में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अफजल गुरु के समर्थन में वो संवैधानिक पदों पर महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, ये अफजल गुरु और पी चिदम्बरम भी कालांतर में हो गए। ये अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो कहते हैं ये देश गलत कर रहा है। अब फांसी की सजा तो संविधान सम्मत है, उसी तरह से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना यह संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकार है। यदि अपराधियों पर, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा ये संविधान करता है कि नहीं करता है? और सख्त कार्रवाई में अवैध निर्माण को गिराना
यह क्या संविधान सम्मत नहीं है? तो संविधान सम्मत कार्रवाई, चूंकि जो दंगाई हैं उनमें से एक बड़ा जो वर्ग है वह मजहब विशेष का है, और उस मजहब के विशेष के लोग अगर संसद पर हमला कर दें तब भी उनको दंड ना दो, वो अगर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में निर्दोषों की लाशें बिछा दें तो भी उनको सजा ना दो, अगर मुंबई में बमकांड कर दे कर निर्दोषों की लाशें बिछा दें तो भी उनको सजा मत दो, वो कश्मीर में लाखों हिंदुओं को निर्वासित कर दें, मंदिरों को गिरा दें, वहां की महिलाओं पर बलात्कार करें, अधिकारियों की हत्या कर दें, तब भी उनको दंडित ना करो। वो कौन लोग हैं जो बीजेपी जो सवाल उठा रही है उसके बचाव में आ जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं? मुझे समझना है। इरफान हाफिज लोन एक्टिविस्ट है। इरफान जी, इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल सीधा है कि क्या परेशानी, अगर दंगाइयों के घर पे बुलडोजर ही चल रहा है और बुलडोजर से परेशानी खत्म हो रही है तो क्या परेशानी है? देखिए, लोकतंत्र का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है लोकतंत्र में, या संविधान का हम कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है रूल ऑफ लॉ। आप एक विशेष समुदाय के लोगों को जाके बुलडोजर चलाए और ये उसे जस्टिफाई करे, जब आप कानून देखेंगे, कानून के रूप से देखेंगे तो ये इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है, ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप किसी ने कोई दंगा किया है उसके आप लिए कह रहे हैं, आपने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया यहाँ पे कि विशेष समुदाय, आपने कोट किया, मैंने नहीं, परेशान मत होइएगा आगे। विशेष समुदाय अगर पत्थर बरसा रहा है, वो दंगाई है, तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? मैं चाहूंगी कि जरा इनकी सहूलियत के लिए एक विजुअल प्ले किया जाए यहाँ पे, उससे ही पहचान में आ जाएगी। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी होती है। आप ही ने कहा विशेष समुदाय। इरफान जी, ये और एक विशेष समुदाय को आप टारगेट करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपकी नीयत सही नहीं है। जो वहां की सरकार है उनकी नीयत सही नहीं है। ठीक है, आपने जिस विशेष समुदाय का जिक्र किया है, आप अपने मोबाइल में, अगर सामने टीवी है तो टीवी में, नहीं तो मोबाइल में खोल लीजिए और जरा देखिए ये विशेष समुदाय है कौन है। मैंने कुछ नहीं कहा, ये इस वक्त जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है, मेरे दर्शक बहुत समझदार है, वो खुद समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन है। और आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग दंगा करते हैं, विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे दंगे भड़काते हैं, पत्थर बरसाते हैं। ये आपने कहा, ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है इरफान जी, ये मेरे शब्द नहीं है, इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। आपने कहा विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या विशेष समुदाय के लोग हैं? समुदाय के लोगों, क्या ये विशेष समुदाय के लोग हैं? ये जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है, क्या ये विशेष समुदाय के लोग हैं? ये जो गोदी मीडिया है, ये नहीं, ये गोदी मीडिया कह देने से ना, गोदी मीडिया कह देने से कुछ नहीं होने वाला। आपने जो कहा, आप ही ऐसे लोगों को भड़काते हैं इरफान जी, आप ही ऐसे लोगों को भड़काते हैं जिसके वजह से ये स्थिति बनती है। ये तस्वीर आप देखते रहिए, आप देखिए, आपने कहा इसके बारे में कि विशेष समुदाय के लोग, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैंने विशेष समुदाय को कहा कि आपका निशाना है, आपको लोगों को बांटना है और एक पर्टिकुलर तो पॉलिटिकल पार्टी को विशेष समुदाय को भेजते हैं पत्थर बरसाने के लिए? सवाल ये भी है, सवाल ये भी है, मीडिया कैसे भारत सरकार का समर्थन करती है ऐसे चीजों में? मीडिया, आप लोग भी डरे हुए हैं। वो कौन लोग हैं जिनके घरों पे पत्थर रखे हुए थे? वो कौन लोग हैं जो पेट्रोल बम रखते हैं घर में? इरफान जी, कौन लोग हैं वो? आप क्या न्यायालय, आप कोर्ट हो, आप क्या आए हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप बन गए हो? नहीं, मैं नहीं बन गई, मैं नहीं बन गई। मेरे पास ये विजुअल है, ये तस्वीर है। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आप जो, हाँ, प्रेम शुक्ला, वही भाषा आप ही बोलते हैं। प्रेम शुक्ला। रीमा जी, मैं इनसे अत्यंत विनम्रता से जानना चाहता हूँ। अफजल गुरु को इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, राष्ट्रपति ने उसकी क्षमा याचिका को नकारा, उसके बाद भी अफजल गुरु की फांसी को ये उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? जरा इनसे पूछिए, बताइए इरफान जी, आप ही से पूछा है सवाल। देखिए, हम जिस विषय पे चर्चा करें उस पे आप रहिए, पहले आप उसका उत्तर दीजिए। नहीं, अफजल गुरु की फांसी सही है कि नहीं, जरा मुझे बताइए।
क्यों? 2 करोड़ नौकरियां साल की वो कहाँ चली गई? अरे नहीं, और देश में दंगे हो रहे हैं और रामनवमी के मौके पर दंगे हो गए तो सवाल पूछा जाएगा, सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा कि आखिर इस देश में बहुसंख्यक अपने त्योहार क्यों नहीं मना सकता है? काम करते हैं इरफान जी, इस देश में बहुसंख्यक अपने त्योहार क्यों नहीं मना सकता? ये सवाल पूछा जाएगा। उनको पीछे लगाते हैं। क्या कर रहे हो आप इस देश का? प्रेम शुक्ला, क्या बुरा हाल कर दिया आपने इस मुल्क का? रीमा जी, आपने देख लिया ना इनका चेहरा जब से आपने बेनकाब हो कहना गया शुरू किया ना, इनको सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है। जब से आपने ये कहना इनको शुरू किया राष्ट्रपति यानी एग्जीक्यूटिव में विशेष विश्वास नहीं समुदाय है। के साथ गलत हो रहा है, तभी से देश में गलत हो रहा है। आपकी नीति है लोगों को बांटना। ये आप जब से लोगों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। परस्तों से आप क्या अपेक्षा मैं कर चाहती सकते हूँ हैं? इस डिबेट के जरिए दर्शक बहुत समझदार है, वो पोपट जो समझे कि है, वो कौन इसी कौन तरह वो की लोग भाषा हैं, बोलेगा। इस पत्थरबाजी के पीछे कौन कौन चेहरा है, कहां से साजिशें बुनी जाती है। जरा मेरे दर्शक गौर करें आज डिबेट में सबकी भाषा पे। प्रेम शुक्ला, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की पोपट की भाषा अफजल गुरु के संदर्भ में प्रश्न पूछते ही कैसे बेनकाब हो गई। आपने देखा कि जो लोग सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति के जो है क्षमा याचिका के नकार को नहीं मानेंगे, वो पुलिस को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे और उठते बैठते संविधान की दुहाई भी देंगे। आप मुझे बताइए, साहब, आप जिहाद को संविधान का नकाब लपेट कर नहीं परोस सकते। क्या आप साध्वी को आप गर्दन गान कर रहे हैं, आप अफजल गुरु का तलवा चाट रहे हो, अफजल गुरु का तलवा चाट रहे हो, आप यजीद का तलवा चाट रहे हो। क्या आप उसको आतंकवादी मानते हैं? यजीद के तलवे चाटने वालों से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सवाल नहीं होता है मिस्टर यजीद की अवैध औलादों से मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाती हूँ। विक्रम जी, इससे पहले भी हमारी जब बुलडोजर पे बात हुई है, आपने यही कहा है कि अगर किसी के पास अवैध संपत्ति है बुलडोजर चलेगा, और अगर किसी दंगाई के पास ऐसी ही संपत्ति और बुलडोजर चल रहा है तो क्यों परेशानी है? रीमा जी नमस्कार। मैं केवल फिर यही कहूंगा कि नाजायज संपत्ति का जायज तरीके से ध्वस्तीकरण, इस पे क्यों आपत्ति हो रही है? और अगर दंगाई की नाजायज संपत्ति है, उस पे बुलडोजर चल रहा है, तो उस पे आपत्ति किस बात की? और अगर आपको आपत्ति है पूरी जिसको कह रहे, जिसको जुल्म तथा कथित कहा जा रहा है, अगर आपत्ति है तो न्यायालय में जाकर के कुछ स्टे ला के दिखा दे। लेकिन वहां न्यायालय नहीं जाए, क्योंकि मालूम है कानूनी तौर पे बिल्कुल विकलांग है। और रीमा जी, इसके पहले भी नहीं, आज से नहीं, जमाने से जब बुलडोजर नहीं था, इस तरीके के तत्वों के ऊपर हाथियों के द्वारा उनके मकान और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स गिराए जाते थे। आज से नहीं, जमाने से। लेकिन हो सकता है कालांतर में गुजरात पुलिस को इस वक्त मैं कोट करना चाहूंगी और आप भी जरा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे जो पैनल इस वक्त है और जो सवाल उठा रहा है विशेष समुदाय कह के। गुजरात पुलिस ये कहती है शोभा यात्रा के दौरान जो सब कुछ हुआ, जो पत्थर बरसाए गए, जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, जो भी दंगे सा माहौल किया गया, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये थी कि कभी रामनवमी को लेकर या कोई इस तरीके की शोभा यात्रा ना निकले, इस तरीके की प्लानिंग थी। रीमा जी, ये तो देखिए, खलील खां फाख्ता होना, चंडू खाने की गप लगाने की कोई हो तो कोशिश करे, लेकिन शासन प्रशासन इस तरीके के कुंसिक षड्यंत्र को मिट्टी में मिलाने के लिए सक्षम थी, है और सदैव रहेगी। मैंने भी इसको कई बार देखा है। हमारे ऊपर अगर आक्रमण, हमारे ऊपर संबंधित पुलिस कर्मियों के ऊपर अगर आक्रमण होगा, गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, पुष्प वर्षा से नहीं दिया जाएगा। रीमा जी, अगर जुलूस पे पथराव किया जाएगा तो पथराव के ऊपर पुष्प वर्षा नहीं की जाएगी। जो कानून जितनी ताकत देता है, कानून की परिधि में रहते हुए ऐसा माकूल दिया जाएगा कि भूल जाएंगे पत्थर और गुलेल और तेजाब और पेट्रोल बम क्या होता है। विक्रम सर जो कहते हैं कि संविधान पे बुलडोजर चला दिया। संविधान पे कैसे चला दिया? आपको अगर शक हो तो जाके हमारे खिलाफ शिकायत कर दीजिए, पुलिस वालों के ऊपर शिकायत कर दीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में और कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दीजिए। संविधान जिस राज्य में रहते हैं वहाँ हाई कोर्ट भी है और देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए। डॉक्टर पवन राव प्रवक्ता है AIM के। सर मैं आपके पास आती हूँ, जरा पवन जी से मैं माहौल समझ लूं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इरफान जी के जरिए तो मैं समझ चुकी। पवन जी क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? कभी पुलिस ने नहीं कहा, कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि फला धर्म का हो तो ही हम एक्शन ले रहे हैं। सरकार ने कहा दंगाई, सरकार ने कहा पत्थरबाज, पुलिस ने कहा पत्थरबाज, दंगाई। परेशानी क्यों है? अगर दंगाई के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। लेकिन सीमा जी, पहले बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हिंसा हो रही है बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब
आदरणीय गृह मंत्री साहब के मुख से कोई भी बयान इस हालात के लिए नहीं आया है, ये भी एक निंदनीय है। बहुत ही मैं इसमें दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और आदरणीय गृह मंत्री साहब को भी जो है बयान देना चाहिए। आपने पत्थरबाजी की बात कही है और हिंसा की बात कही है, लेकिन एक घटना का आप जिक्र ही नहीं करते हैं। कौन सी घटना? कटनी रेलवे स्टेशन पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है, पुलिस की प्रेजेंस वहां पर थी, पुलिस वहां पर तैनात थी, पुलिस की उपस्थिति में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया इन द नेम ऑफ धर्म। कुछ लोग नारे लगा करके पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे। क्या ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए? इस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे लोकतंत्र से पहले इस देश में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में राजा के पास न्यायपालिका, जो कानून की बात करते हैं, जो कोर्ट की बात करते हैं, वो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जुडिशरी, आप इस वक्त, और लेजिस्लेटिव की मैम आपकी बात से सहमत हूँ कि गलत हुआ होगा, तो आप कोर्ट जाइए ना। जुडिशरी पवन जी, मिस्टर पवन सुन रहे हैं आप? ये भारतीय मिस्टर पवन सुन लीजिए, कानूनदान ना बने, कृपा क्यों नहीं कोर्ट गए आप? सरकार बने रहे, वो आपके लिए आपके घर से दूरी ज्यादा है कोर्ट की। कोर्ट जाने का आप अवसर दीजिए ना, कोर्ट जाने का अवसर दीजिए। हमारे बीच में विक्रम साहब है, माननीय विक्रम साहब है। प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग्स होती है, उन प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डायरेक्टली ऑर्डर्स आते हैं सरकार के माध्यम से और जो है बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। उस लीगल प्रोसीडिंग्स को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जो लीगल प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी में है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स इस देश के कानून में है, उन लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करके, हाँ ठीक है, जो भी अवैध कब्जे हैं उनको आप हटाने का काम करें। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बिल्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ढाया गया है। क्या वो अवैध थी? अगर अवैध थी तो और मुझे तो हैरानी हो रही कि बुलडोजर तो हमेशा से अवैध संपत्ति पे चलता रहा है। किया है उनके खिलाफ भी परेशानी किस बात की है? उनके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्ड खेलना जो आवास बनवाया गया जी ने खेला, क्या वो आवास अवैध था? कौन सा आवास अवैध था? किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपके पास है वीडियो फुटेज है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान का ध्वस्तीकरण किया गया है। मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को स्वीकारा। आप मुझे, आप पवन जी सुन लीजिए, पवन जी आप सुन लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक को चढ़ा है आपने। मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को स्वीकारा कि प्रधानमंत्री आवास उस घर उस परिवार के पास है। लेकिन क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास उस घर को, उस परिवार को इसलिए दिया था कि वहां से पत्थर बरसाए जाए? इसलिए दिया था? बिल्कुल नहीं, लेकिन ध्वस्तीकरण के आप डाइवर्ट मत करिए। जीवा जी, आप बताइए ना, क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास इसलिए दिया था कि उस घर का इस्तेमाल शोभा यात्रा में बम बरसाने के लिए, पत्थर बरसाने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, पेट्रोल बम फेंकने के लिए? अच्छा, अब मैं जब इस मामले पे बोल रही हूँ तो आपको कटनी जाना है। कटनी के लिए जब मैंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट के लिए आप कह रहे हैं? रीमा जी, एक फैक्ट मैं रखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है पवन जी, प्रेम शुक्ला, रीमा जी एक फैक्ट रखना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए पवन, श्रीमान पवन जी, आराम से, श्रीमान पवन जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान ढाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का वह मकान जिस नक्शे पर और जिस भूमि पर दिखाकर पास कराकर पैसे लिए गए, वह वहां न बनाकर अवैध निर्माण किया गया था, ऐसा वहां का प्रशासनिक अमला सब प्रमाण बयान दे चुका है। फ्रॉड किया उसने तो भी कार्रवाई होगी, वो ढाया गया फ्रॉड भी होगा, फ्रॉड का केस भी लेंगे उसके ऊपर। सही कह रहे हैं आप, उसने फ्रॉड भी किया और अवैध निर्माण भी किया। अब आप चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं, आपका तर्क नहीं, आप चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं आप, गला फाड़ रहे हैं आप, अब आप गला फाड़ रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ टीवी डिबेट में बैठे दंगाइयों के फेवर में बोल रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। और कानून के अनुकूल कम से कम आपको ये तो कहना चाहिए कि जो ये तस्वीरों में 10 सेकंड और होना चाहिए। स्टेशन को लेकर के आप बयान क्यों नहीं दे रहे? कटनी रेलवे स्टेशन पर रीमा जी 10 सेकंड और दीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी ढाई गई, उसको रीमा जी 10 सेकंड। गलत हुआ है, कोर्ट जाइए, हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? हाँ ठीक है प्रेम जी। रीमा जी 10 सेकंड। हाँ ठीक है। देखिए, अब कोई मामले में लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ है कौन डिसाइड करेगा?
या तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी करेगी या जुडिशियल अथॉरिटी करेगी। आप अपने कदमों से पीछे तो ये कौन तय कर रहा है ये कि लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ? लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, इसके क्या डॉक्यूमेंट है इनके पास? बिहार की मस्जिद पे चढ़ करके अरे कहाँ चलाया गया ये आप थोड़े तय करेंगे महाराज, ये बनाना रिपब्लिक थोड़े जुड़ चुके हैं। रशीदी साहब, बनाना रिपब्लिक थोड़े हैं। क्या दंगाइयों के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो सवाल क्यों? पत्थर बरसाने वालों के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो सवाल क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। दंगाइयों के घर पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन उस शोभा यात्रा में जिस डीजे को बजाने की अनुमति नहीं थी उस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। सवाल उस पर भी खड़ा होना चाहिए कि जो लोग मस्जिद में जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं उन पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। कौन परमिशन देगा रशीदी साहब? जो मस्जिद में कौन परमिशन देगा? मैं आपकी 20 मिनट से नहीं, मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रही हूँ। 2 मिनट तो बोलने दी, 2 मिनट तो बोलने दीजिए। किसका परमिशन लेटर? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। किसका लेटर होना चाहिए तो 2 मिनट तो बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। महाप्रशासन ने खुद कहा है कि हमारी तरफ से अनुमति नहीं थी। ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये नई जानकारी मुझे आपसे मिली है। जहाँ शोभा यात्रा पर आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। किस राज्य की? मुझे भटकाइए नहीं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। लोकेशन? उन दंगाइयों पर भी बात होनी चाहिए जो मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उन दंगाइयों पर भी बात होनी चाहिए जो मस्जिद के मीनार पर भगवा झंडा फहराते हैं। परमिशन लेटर नहीं उन दंगाइयों पर भी बात होनी चाहिए जो रामनवमी में तलवार फहराते हैं। बिल्कुल, उन पे भी बात हो रही है, लेकिन ये परमिशन लेटर कहाँ नहीं था? रामनवमी में मियाओं को गाली देना, तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार। रामनवमी में मियाओं को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, माँ की गाली देना, ये संवैधानिक नहीं है। इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है। आप लेकिन ये बुलडोजर को लेकर सवाल क्यों? बुलडोजर दंगाइयों के घर पे चल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आप जो सिलेक्टिव बात को लेकर डिबेट करते हैं, उत्तर प्रदेश के गोदी मीडिया का कमाल है। यही गोदी मीडिया का कमाल है। सेलेक्टिव बात पर आप बात करते हैं। हाँ, मैं सुब्रशा जी आपके पास आती हूँ। आपने कभी नहीं बोला कि मस्जिद पर झंडा क्यों फहराया गया, मस्जिद में जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? रहेंगे। मैं जस्ट आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो परेशानी क्या है? क्लियर सवाल। अरे क्या दिक्कत? मैं कह रहा हूँ इन पर भी चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इन पर भी चलना चाहिए। तो मतलब जिन पे चला है वो सही है ना? दंगाइयों पे चला है सही है ना? जिन्होंने बगैर अनुमति के डीजे बजाए, रशीदी साहब, जिन पे चला है सही है ना? मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप बताइए 3 लोग ऐसे हैं जो 6 महीने से जेल में, उनके भी घर तोड़ दिए गए। इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। कहाँ की जगह? आप क्यों नहीं बोलते इस बात पर? प्रेम शुक्ला जी, ये मैं सारी बातें आपको प्रेम शुक्ला जी नई जानकारी मिल रही है। डिबेट में आप क्या बैठी हैं डिबेट में? अरे आप तो जगह ही नहीं बता रहे। बहुत सारी सवाल उठाने से पहले जगह बता दीजिए भाई साहब। आपको कुछ पता नहीं है। यह सब सेकुलरिज्म का अंग है। आपको सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना है। कहाँ की क्या लोकेशन, क्या जगह गुणगान करना है? कहाँ से? जहाँ दंगा हो, मैं जवाब देना चाहती हूँ रशीदी जी। आपको बीजेपी का गुणगान करना है। आप बता ही नहीं रहे हैं। रीमा जी, पहले इनका फीडर थोड़ा सा डाउन कर दीजिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। किस जगह 3 बार लगातार इनकी आवाज आ रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। लेटर नहीं था। किस जगह की बात करें? किस राज्य की, किस तहसील की, किस जिले की बात करें आप? सुब्रशा जी, सारी चीजें मैं किसी फैक्ट के बगैर नहीं बोल रहा हूँ। सारी पब्लिक। रीमा जी, आप लोकेशन, आप राज्य तक नहीं बता पाए। रशीदी जी आपने बहुत देर से बोला, अब मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। सुब्रशा जी, मैं कहा क्या नहीं हुआ सब कुछ पता है। सुनिए ना रशीदी साहब, आपके सुनिए रशीदी साहब आपके पास सुनिए रशीदी साहब, आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी, फहरिस्त होगी आपके शिकायतों की, लेकिन मैं उन शिकायतों पे बात नहीं करने आई हूँ। आज नाम लेके कोशिश मत कीजिए चमकाने की अपने आप को। आप अपनी बात रखिए। कभी मेरा नाम लेकर अपने आप को मैं भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद आप मेरे साथ डिबेट में बैठिए ही मत। मैं 2 प्रश्न पूछ रही हूँ रशीदी, और उसका अगर जवाब दे पाएंगे तो अगली डिबेट में बैठिएगा, और नहीं दे पाएंगे तो अगली डिबेट में मत बैठिएगा ना। आपको इतनी चिंता है अपने नाम की तो मत बैठिएगा। तो नहीं है तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये रैली नहीं है और ना ही मस्जिद है कि आप लाउडस्पीकर पे अपना भाषण दे करके निकल जाएं। आपने बहुत क्लियरली कहा, आपने कुछ आरोप लगाए, मेरे देश पर आरोप लगाए, मेरे प्रदेश पर आरोप लगाए, और आपने प्रदेश पे सवाल उठाते हुए कहा कि फलाना एरिया में मुसलमानों, आपके शब्द हैं, मियाओं को गाली दी गई। जब आपसे रीमा जी पूछ रही हैं, वही प्रश्न मैं दोबारा पूछ रही हूं आपसे
जिस तहसील में, जिस ब्लॉक में और जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, आप नाम लीजिए। मैं आज नेशनल टेलीविजन पे ऐलान कर रही हूं कि ना मैं केवल उसकी भर्त्सना करूंगी, लेकिन उस जिले में जाकर के मैं डीएम के पास स्वयं लेटर लेकर के जाऊंगी। लेकिन सुनिए, अरे सुनिए, इनका फीडर डाउन कीजिए रीमा जी, मैंने बात अभी पूरी नहीं की है अपनी। और अगर आप फीडर डाउन नहीं करेंगे तो मैं डिबेट में नहीं बैठ सकती। मैं इसीलिए डिबेट में नहीं आती, ब्रेक के लिए क्योंकि आगे बढ़ा रहे थे और इसका जवाब हम तलाशने की आज की डिबेट में कोशिश कर रहे हैं। एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त है। सुब्राशा जी, ब्रेक से जाने से पहले हम आप ही से बात कर रहे थे और आप जो सवाल उठा रही थी, दरअसल इस वक्त नहीं है सुब्राशा जी, इस वक्त मेरे साथ है। सवाल यही अहम है कि आखिर क्यों इस तरीके से बचाव में, इस टीवी डिबेट में भी, पब्लिक डोमेन में भी लोग आ जा रहे हैं और वो भी दंगाइयों के। जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। सुब्राशा जी, आप ही से सवाल है मेरा। रीमा जी, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, रीमा जी, बीच में मेरा ऑडियो नहीं था मेरे पास, तो मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई, लेकिन जहां से मैंने बात खत्म की थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है। कि जिस तरीके से बात यहाँ पर हिंसा की हुई, बात यहाँ पर इसकी हुई कि जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने धार्मिक भावनाएं न केवल भड़काने का काम किया, बल्कि उसके बाद प्रतिरोध में जिस तरीके से हरकत की, उस पर अगर प्रशासन संज्ञान लेकर के कोई एक्शन लेती है, तो इसमें किन लोगों को दिक्कत हो रही है? ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल है ना रीमा जी। दो बातें कही गई जिससे मुझे घोर आपत्ति है। आप तो स्वयं मीडिया कर्मी हैं, लेकिन मैं चूंकि मीडिया बैकग्राउंड मेरा रहा है और आज भी मेरे बहुत मित्रवत संबंध है मीडिया में, मैं बहुत आधिकारिक तौर पर यह कहना चाहती हूं, जिनको लगता है कि मीडिया बीजेपी ने खरीद ली हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खरीद ली हो और वो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, तो वो आज इस गोदी मीडिया की गोद में बैठने क्यों आते हैं? भाई, टेलीविजन डिबेट में आना ना आना आपका अपना पर्सनल इशू हो सकता है, लेकिन आप आते हैं और आकर के इस तरीके से पैनलिस्ट का भी असम्मान करते हैं। ये मीडिया कमजोरी की निशानी है, एंकर्स का भी असम्मान ये कमजोरी की निशानी है। और रीमा जी, हाँ जी, और हमें भी ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट, हमें ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। मैं तो ऐसे सवालों को इग्नोर करना छोड़ चुकी हूँ और मैं हर दिन जवाब भी देती हूँ कि आपसे सर्टिफिकेट, अगर इस तरीके से सुब्राशा जी हो तो हमें तो कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा और हम उस गम में रहें कि अरे हमें तो ये बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुक्रिया कि आप इसे संजीदगी से ले रही हैं इस मसले को, बहुत शुक्रिया। इस तरीके से कोई टीवी डिबेट में कहता भी नहीं है। रीमा जी, मैं जिस चुनौती के बारे में मैंने कहा, और एज यूजुअल मौलाना रशीदी शायद पैनल में नहीं है, हाँ। उनको लगता था कि मैं उनके नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हूँ, हाँ। देख रहे होंगे तो सुन ले वो चुनौती। मैं एरियाज का नाम बता रही हूँ और इन एरियाज में आज वो या कोई भी जो भी आज दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, उनमें से कोई भी पुरोधा आकर के ये चुनौती स्वीकार करे। किशनगंज बिहार में, मेवात हरियाणा में, शोपियां कश्मीर में, पुराने हैदराबाद में, केरल या बंगाल के किसी भी क्षेत्र में ये गारंटी ले कि एक भव्य रामनवमी के अवसर पर या राम नाम पर एक यात्रा निकलेगी और सारी परमिशन ये निकाल करके देंगे। इनको कहिए कि हनुमान चालीसा भी चलेगा और लाउड स्पीकर पर चलेगा और सबसे आगे ये सारे मौलाना खड़े हो जाएं जो आज दंगाइयों के पक्ष में हैं। और मैं ये गारंटी लेती हूं कि इस पूरे जिस भी कार्यक्रम के लिए ये हाँ बोलेंगे, उसमें किसी तरीके के गैर मुसलमान पर या फिर इस्लाम पे किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी। अगर ये चुनौती स्वीकार है तो मैं ऐलान करती हूं इस मंच से कि मैं वहां न केवल जाकर के उसमें शरीक होंगी, बल्कि मैं वहां पर एक अखंड रामायण का पाठ करवाऊंगी। बताइए, इनमें से किसी भी मौलाना जो कह रहे हैं कि वो बड़े संविधान सम्मत हैं, बड़े इससे उनको दिक्कत नहीं है कि नहीं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो वो परमिशन लेकर दें। किशनगंज हैदराबाद में किस गली के किस कूचे से निकल रही है? सुब्राशा जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? जी पवन जी, और आपकी पार्टी को तो हाथों हाथ लिया। चलिए, इत्तेफाकन मुझे याद भी आ गया, ये बिहार का जो सीमांचल इलाका है, सीमांचल इलाके में तो AIMI को बहुत मौके मिले। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सुब्राशा जी ने नाम ले लिया है बिहार का, तो बिहार में मुजफ्फरपुर चाहे वहां पर देखें किस तरह से किन लोगों ने जो है मस्जिदों में चढ़ करके तलवारों के साथ। की बात करें आप जाइए ना, ये गलत बात नहीं, ना ये गलत बात मैं नहीं कर रही। मैं जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं जाने की जरूरत मैंने अनुमोदन किया कि जाने की जरूरत नहीं है। चले जाइए, कटनी रेलवे नहीं, आप कटनी पे क्यों आपकी सुई अटकी हुई है? आपसे सीमांचल पे बात की जा रही है, आप फिर कटनी घूम के गए। बेटी कहती है इन लोगों ने डैमेज किया।
दंगों के साथ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं दंगा भड़का रहे हैं वो है रीमा जी मुजफ्फरपुर से आती है, मैं स्वयं नालंदा से हूँ। हम लोग कह रहे हैं आपको, मैं तो कह रही हूँ मैंने अनुमोदन नहीं किया किसी भी हिंसक घटना का, और पत्रकार होने के नाते बिहार के हैसियत नहीं है, इसका मुझे ज्ञान नहीं। बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, वो संवैधानिक नहीं है क्या? इसको लेकर के आपने कोई इस पर नहीं, हस्तक्षेप किया है? जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो संवैधानिक है? जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में राम राज चलेगा, क्या वो संवैधानिक है? शुभराष्ट्रा जी, आपको जो है कटनी रेलवे स्टेशन भी जाना चाहिए और मुजफ्फरपुर बिहार में भी जाना चाहिए। हाँ, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। तो मुजफ्फरपुर की नई कहानी जो आप बता रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। आप प्लीज मुजफ्फरपुर को बदनाम मत कीजिए, स्वयं प्लीज बदनाम मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। नहीं, जब मैं मुजफ्फरपुर के बारे में बोलूंगी तो आप मुझे कटनी ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कटनी आप जाइए, आपको साक्षात मिलेगा कि इस देश में कौन सी विचारधारा। राशा जी हंस रही हैं जी। रीमा जी पवन जी अकबका गेलन है। रीमा जी पवन रीमा जी पवन जी अकबका गेलन है। हंसी तो मुझे आ रही आप लोगों के बयानों आज दूगो बिहारी लड़की के बीच में झूठ बोले के कोशिश कर रहे। और आज हंसी नहीं आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे पवन जी हंसी नहीं आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ है कि टीवी डिबेट में पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने दंगाइयों का फेवर किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है कि देश में ऐसे भी लोग हैं, इस देश में ऐसे भी लोग हैं। मुझे बहुत तकलीफ है कि जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दंगाइयों के सपोर्ट में आएंगे, आतंकवादियों के सपोर्ट में आएंगे, अफजल गुरु के सपोर्ट में आएंगे। मुझे बहुत तकलीफ है पवन जी, बहुत तकलीफ है, कैसे कर पा रहे हैं? बहुत तकलीफ है मुझे, आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है किस देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों का सर्वाइवल है। मतलब हमारा कानून, हमारा संविधान कितनी आजादी देता है ऐसे लोगों को जो दंगाइयों के लिए बैठ जाते हैं। जिनका नाम अभी तक प्रेम जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? उनकी लिस्ट को लेकर के क्या कहेंगे? प्रेम जी। जी रीमा जी, ये बारंबार तर्क दे रहे हैं कि किसी मस्जिद में कहीं पर कोई भगवा झंडा लहरा गया, इसलिए जो है हाँ। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी करना इनके हिसाब से जायज है। पहले तो अगर किसी ने फहराया है, अवैध तरीके से घुसा है, तो नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको बीच में बोल नहीं रहा था, शांति से सुन लीजिए महाराज, कौन से पत्थर बरसे हैं? रीमा जी, देखो इस तरह गर्दन कृपा करके इनको शांत कराएं। शोभा यात्रा पे बोल लीजिए, 8 राज्यों में पत्थर बरसाए गए, दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। बोल लीजिए उस पे, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। जी रीमा जी, रीमा जी, मुझे खुशी होगी कि आप दंगाइयों के खिलाफ में बोलेंगे। बोल लीजिए। लोकतंत्र को आप बचाने के लिए बात कहेंगे। अगर इस तरह के तर्क इरफान लोन, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह के तर्क गढ़ने से, इरफान जी, इस तरह के तर्क गढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोकतंत्र, कल कहे कि 10,000 लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते देते आप दंगाइयों का फेवर करना शुरू कर चुके हैं। कब समझ में आएगा आपको? लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते देते समझ में नहीं आ रहा आप किसको फेवर कर रहे हैं इस वक्त? इरफान जी की आवाज। के लिए पहले एफआईआर होती है, अगर ये कॉग्निजेबल जुर्म बनता है एफआईआर होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। समझिएगा, दो चीजों में अंतर है। इसी देश में बनने के बाद भी फैसले सुनाए जाते हैं, इसी देश में इतना वक्त लग जाता है। इरफान जी, इतना वक्त लग जाता है, ये पुलिस भी इस बात को स्वीकारती है। क्या दिक्कत है अगर कोई दंगाई है उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है और दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चल गया, क्या परेशानी है? मिस्टर इरफान, क्या परेशानी है? मैम बोलने दीजिए। हाँ, मैं अभी से पूछ रही हूँ। मैम, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा बहुत ही हम्बली कि जो आप है ना, आप एक फिट एग्जाम्पल है कि कलयुग का जो मीडिया है ना, आप उसकी फिट एग्जाम्पल है। हाँ। जैसे कलयुग का मीडिया होगा, इसमें आप बिल्कुल फिट है उसमें। हाँ। और आप आतंकियों को फेवर करने वाले और दंगाइयों को फेवर करने वाले,
आपके वजह से शोभा यात्रा में, मैं खुलेआम इस डिबेट में कहती हूँ, आपके वजह से शोभा यात्रा में ऐसे पत्थर बरसाए गए। मीडिया जी सुनिए, मैं अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ, आप जैसे लोगों के भड़काने की वजह से शोभा यात्रा में पत्थर बरसाए गए। आप टीवी डिबेट में जो बैठ के मेरे साथ इस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को गुमराह करते होंगे? सुब्राशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपके बारे में कह रही हूँ, मैं इस वक्त कह रही हूँ। रीमा जी, रीमा जी, ये एक ट्रेंड हो गया है कि आप सवाल कुछ भी पूछिए, ये एक बनी बनाई स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं जो इन्हें पढ़ना होता है। यहाँ पे सीधा सवाल पूछा जाता है, ये जवाब देते नहीं है। मीडिया पे सवाल उठाना, आप 10 तरीके के सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं इरफान जी से ही पूछना चाहती हूँ, आपको मेन समस्या क्या है? संविधान, किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? इसी संविधान ने प्रदेश की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण की जिम्मेवारी दी है। इसी से सुनिए, कल बाबा साहेब के नाम की कसमें खाई थी आप लोगों ने, और उसी बाबा साहेब के संविधान को आप तार तार कर रहे हैं आज टेलीविजन डिबेट में। ये टेलीविजन डिबेट किसी मस्जिद पे, किसी मौलाना के लाउडस्पीकर पे चिल्लाने से नहीं चलेगा। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। इसी संविधान के तहत हर प्रदेश में और इस देश में सरकार चुनी गई है। और अगर आपको दिक्कत है लॉ एंड ऑर्डर से, अगर आपको दिक्कत है किसी पॉलिसी से, तो अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाइए, सरकार में आइए और अपने हिसाब से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कीजिए। और सुनिए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता अगर मुझसे उलझ रहे हैं, तो मैंने उनसे जो सवाल पूछा था, अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो मैं यहाँ उनके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ रीमा जी, क्योंकि नेता मैं नहीं हूँ। पत्थर मारने की छूट दे दी जाए, सबका जवाब दूंगी। लेकिन आज मैं राजनीति में नहीं हूँ और मैं जवाब नहीं दूंगी। पवन, मैंने सवाल पूछा है, सुन लीजिए, होने के नाते मुझे पत्थर मारने की छूट दे दी जाए तो लोकतंत्र है इस देश में। पत्थर मारने की, पेट्रोल बम मारने की अगर छूट दे दी जाए तो इस देश में संविधान है। ये छूट चाहिए, पता चला, ये छूट चाहिए ना, पता चला कि ये छूट चाहिए। क्यों दंगाइयों से प्यार है? क्यों आतंकवादियों से प्यार है? क्यों अफजल गुरु से प्यार है? क्यों पेट्रोल पंप दाग कौन रहा? क्यों प्यार है? क्यों है? इंक्वायरी हुई थी क्या? कोई कमेटी का गठन किया गया? पुलिस का इकबाल जरूरी है इस देश में, और उत्तर प्रदेश इसके लिए एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल है। रुक गए दंगे वहां पे, बुलडोजर चलने के साथ ही रुक गए। शोभा यात्रा में 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। बैठा था क्या? कोई विक्रम सर, आप लोगों की पुलिसिंग की ट्रेनिंग में तो ये बताया जाता होगा कि हर जगह पुलिस बंदूक ताने खड़ी नहीं रहती है। पुलिस का इकबाल काम करता है, और पुलिस का इकबाल कायम कैसे होगा? ऐसे ही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने रीमा जी। मैं उदाहरण देता हूं, मैंने जीवन पर्यंत यही किया है। और फिर जिसने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, प्रशासन के ऊपर आग गोली चलाई, उसको वही प्रसाद मिलता है। हमारे ऊपर पत्थर, हमारे मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, हमारे ऊपर पेट्रोल बम, हमारे ऊपर अगर गोली चलेगी और आप ये उम्मीद करें कि हम पुष्प वर्षा करेंगे, ये होने वाला नहीं है रीमा जी। वहां पर वो किया जाएगा जो कानून हमें अधिकार देता है। और उसके बाद नाजायज बिल्डिंग जायज से अगर हटाई जा रही है तो क्यों नहीं हटाई जाएगी, हमें ये बता दें। आपने साक्ष्य के बारे में पहले सुन लीजिए, पहले वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, जो पत्थर खींचे जा रहे हैं, वीडियोग्राफी है, स्टिल फोटोग्राफी है, पत्रकार हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस है। और हमारे सामने अगर मेरे ऊपर गोली चल रही है, क्या मेरा ये अधिकार नहीं कि गोली का जवाब गोली से दें अपनी आत्मरक्षा में और दूसरों की आत्मरक्षा में? नाजायज बिल्डिंग जायज तरीके से गिराई जा रही है तो उसमें किसको आपत्ति है? और अगर किसी को आपत्ति है रीमा जी, तो जाकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्टेट FIR और कोर्ट जाकर के दे दे। लेकिन आपने देखा कि पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए, एक भी किसी सूरमा ने जाके हाई कोर्ट में नहीं कहा कि हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इसकी CBI जांच कराई जाए। क्योंकि अगर जिस दिन CBI जांच हो गई, लेने के देने, अभी तो मकान ही ढहा है, ऐसा ना हो बैंक बैलेंस भी कुर्क हो जाए, बाकी लेने के देने पड़ जाए। जिसको कहना थे चौबे छब्बे बनने गए थे, डूबे भी नहीं रहे। तो ऐसा काम ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन के ऊपर रीमा जी आक्रमण होगा, इसका माकूल जवाब विधि सम्मत तरीके से नाजायज बिल्डिंग जायज तरीके से गिराई जानी चाहिए। और मैंने कहा कि अगर कोई दोषी है, चाहे पुलिस विभाग का दोषी हो, हिंदू दोषी हो, मुस्लिम दोषी कुछ पूछ रहे हैं, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। डीजीपी साहब, मेरा केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो कानून कहता है, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, जुर्म किया होगा पेनल कोड में या किसी अन्य ऑफेंस में, तो उसे FIR दर्ज होगा और वहां पर कानून इन्वेस्टिगेशन होगी, फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेशन। एक एनक्रोचमेंट अगर कहीं पर होगी, उसके लिए अलग प्रक्रिया है प्रशासन के सामने, इविक्शन, नोटिस
वगैरह जो भी प्रोसेस वहां पर है, और जो ऑफेंस है उसमें पेनल कोड आपको पूरा पता है सर, वहां पर अलग से एक प्रक्रिया चल रही है। तो इस चीज के कि किसी ने ऑफेंस किया उसके लिए एफआईआर हो, लेकिन उसके बदले आप उसका घर डिमोलिश कर ले, भले ही अगर वो इलीगल हो, उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। तो सर काइंडली ये हमें अवगत कराइए, क्या ये बात सही है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस अलग है और सिविल नेचर का अगर कोई चीज है वो अलग है? इरफान साहब ने बहुत माकूल सवाल किया है और हर देशवासी ये पूछना चाहता है आखिर डिमोलिशन का लॉ क्या है। मैं सिर्फ 30 सेकंड में बताना चाहूंगा, इरफान साहब बहुत कानून की तैयारी करके आए हैं। माकूल सवाल है, लेकिन दो तरह के इंक्रोचमेंट होते हैं। एक जिसमें प्रोसेसेस चल रही हैं उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं जबकि पूरे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट ना हो जाएं। लेकिन जिनके सारे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट हो जाएं, जो सरासर अतिक्रमण है, जैसे रेलवे की प्रॉपर्टी, पुलिस की प्रॉपर्टी, मिलिट्री की प्रॉपर्टी, वो सरासर अतिक्रमण है, उनको हटाने में कोई बस आप जाकर के चेतावनी दीजिए और नहीं हटते हैं तो आप डिमोलिशन कर सकते हैं। दो तरह के अतिक्रमण हुए, एक जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग चल रही है, उसके डिमोलिशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है वो आप। लेकिन जो सरासर नाजायज है, मान लीजिए आपके मकान के ऊपर किसी ने आकर के मैंने मकान बना लिया, वो नाजायज है, वो पुलिस आके डिमोलिश करेगी और उसको कोई नहीं हो सकता कि विक्रम सिंह ने इरफान साहब के मकान पे जाकर के लाकानूनियत करके, गुंडागर्दी करके एक दुकान या मकान बनाया, वो तो हटनी ही हटनी। इरफान साहब संतुष्ट हो गए तो अब बुलडोजर चलना चाहिए? विक्रम साहब से भी मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा निश्चित तौर से, क्या कटनी रेलवे स्टेशन पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी कटनी रेलवे स्टेशन बनाई गई थी, क्या वो इलीगल थी, जिसको जो है इस देश के लीगल प्रोसीजर को फॉलो न करके धर्म के मानने वाले कुछ लोगों ने नारा लगाते हुए पुलिस की उपस्थिति में जो है उस दीवार को डिमोलिश किया? पवन जी, मैं गौर से सुनिए मेरी बात। मस्जिद के ऊपर अगर इस तरीके के जय श्री राम के नारे लगेंगे, मस्जिद के ऊपर नाजायज झंडा लगा, विक्रम साहब मेरा निवेदन है, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। कटनी रेलवे स्टेशन पर कटनी रेलवे स्टेशन की प्रॉपर्टी जो इस देश की प्रॉपर्टी है, वहां पर मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर के रास्ते को बनाने के लिए पुलिस की उपस्थिति में उस दीवार को ढहाया गया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। रेलवे की प्रॉपर्टी राष्ट्रीय संपत्ति है, वहां किसी पूजा स्थल के होने का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास शुक्रिया। शोभाषा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं बहुत विनम्रता से, जहाँ पर एक्स डीजीपी साहब हैं, मैं उनसे ऐसे तो मैंने पूरे डिबेट में मैं उनके साथ अग्री कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है मेरा उनसे। मैं इसलिए है क्योंकि सर अभी तक के मेरे जीवन में 35 वर्ष हो जाऊंगी इस वर्ष, 35 वर्ष के जीवन में सर मैंने यही देखा है कि सड़कों पर जो भी मेन सड़क होती है उस पर कई बार इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। वो इलीगल स्ट्रक्चर्स जनरली खड़े होते हैं, दरगाह के नाम पर खड़े कर दिए जाते हैं, या हरे रंग से कुछ बना दिया जाता है और मान लिया जाता है कि वहां पर कोई पीर हुए थे जिनकी डेथ हो गई, और धीरे धीरे वो एक धार्मिक स्थल बन जाता है। जब ऐसा लगातार हुआ, और जिस मध्य प्रदेश की बात, कटनी की बात कर रही है, मैं आधिकारिक तौर से कह रही हूं, भोपाल की सड़कों पर कई ऐसी जगह है जहां ये घटनाएं हुई हैं। तो अगर आप कटनी का उदाहरण दे रहे हैं इरफान भाई, तो फिर आपको भोपाल की समस्या पर भी बात करनी होगी। यहाँ पर एक्स डीजीपी साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि गलत था वो राम मंदिर के जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया गलत था। अब आप बताइए कि ये जो सड़कों पर जो हरे रंग की चादर डाल करके और जो स्ट्रक्चर रातों रात खड़े कर दिए जाते हैं, क्या ये सही है? इसका रिएक्शन अगर आता है तो फिर आपको तब याद आती है प्रशासन की, तब आपको सरकार याद आ जाता है, तब आपको वही पार्टी याद आ जाती है जिसको आप लोग सैफरन टेररिस्ट बोलते हैं। नहीं, आप बताइए ना, आप भोपाल वाली स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछा। अगर क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी करता है उसके लिए कानून सजा देगी, उसको बुक करेगी। नहीं, आपने स्पेसिफिक सवाल कटनी पर पूछा, मैं स्पेसिफिक सवाल ओल्ड भोपाल पर पूछ रही हूँ। उसके घर को नहीं तोड़ सकते हैं, कई ऐसे इलाके हैं, कानून में गुंजाइश नहीं है। तो मैं सड़कों का नाम भी गिना दूं, 1 साल बैठ करके कैंपेन किया है वहां मैंने, कहे तो मैं सड़क का नाम भी गिना दूं। केवल ये कहना है कि क्रिमिनल ऑफेंस अलग है, सिविल नेचर का ऑफेंस अलग है, इन दो में अंतर करना है। किसी ने अगर इलीगली कोई कंक्रीट बिल्डिंग बनाई है उसके लिए प्रक्रिया अलग है। स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप मुझे क्रिमिनल ऑफेंस मत समझाइए। मैंने आपसे सवाल पूछा, ये जो गैर कानूनी तरीके से जो भू अधिग्रहण का मामला है,
केवल और ये अवैध निर्माण पे ही चल रहा है बुलडोजर, दंगाइयों पे और अवैध निर्माण पे, वो राजनीति अवैध निर्माण पे चल रहा है और दंगाइयों पे चल रहा है, उन दंगाइयों पे चल रहा है। क्लियर समझ लीजिए, पहले सवाल पूछने में सहूलियत होगी। सुन लीजिए, सीता माँ के मंदिर पर उन दंगाइयों पे जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, जिनकी अवैध संपत्ति है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। क्लियर हो गया? विक्रम सर कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूं कि बनस्पति ये कहें कि जो कानून की पैमाने पर नाजायज है उससे कोई शिकायत नहीं। कानून के पैमाने पे जो नाजायज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, उसका डिमोलिशन होना ही होना है। उसमें हम पिक एंड चूज थोड़ी करेंगे। रीमा जी, हाँ इरफान जी सुन लिया आपने? मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको पूर्व डीजीपी ने समझा दिया। अगर कहीं पर भी अवैध तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन हो, हाँ, उसके लिए एक प्रक्रिया है। हाँ, जो हमने देखा, जो बिल्डोजर आपकी बात कर रहे हैं, वो कंक्रीट बिल्डिंग कहीं टाइम से बनी हुई है, उसमें एक अलग प्रोसेस होगा। हाँ, मान लीजिए अगर उसी घर के किसी अभी सदस्य ने प्रेम कोई जी ने क्रिमिनल आपको प्रधानमंत्री आवास के बारे में भी बता दिया था कि अवैध, वजह से आप उसका घर प्रेम नहीं जी हटा एक बार फिर सकते से हैं। बता दीजिए कैसे निर्माण हुआ था उसका जिसपे बुलडोजर चला है? प्रेम जी, प्रेम शुक्ला। देखिए रीमा, हाँ, रीमा जी, अरे यू आर कंपेयरिंग प्रधानमंत्री एप्पल्स आवास एंड योजना के तहत आप समझ नहीं रहे। एक अलग जगह दिखाई गई। ये चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती, जरा शांत हो जाए। वाचिक जिहाद अच्छा नहीं है। बोले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लीगल भूखंड पर नक्शा पास कराया गया और उसको सबमिट करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि आवंटित हो गई और वह अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर कर लिया गया जी। जब यह संज्ञान में प्रशासन के आया तो उसको तोड़ दिया गया और जिसने ये किया वो फ्रॉड की केस का भी भागीदार है। जो तो अब जो फ्रॉड, नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई क्रिमिनल कंडक्ट करके कहीं भी कुछ भी बना लेगा, कोई नोटिस की जरूरत नहीं। यूनिवर्सल लॉ है, अपॉर्चुनिटी। अरे छोड़ो यार नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। अरे अफजल गुरु पे बोल नहीं रहे नेचुरल जस्टिस। ये अफजल गुरु पे दंगाइयों के लिए इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। हिम्मत नहीं है। देख ले तब दर्शक, न्यायालय भूल जा रहे हैं। तब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को तब भूल जाएंगे जब अफजल गुरु को फांसी की बात होगी। सर्वोच्च न्यायालय को तब भूल जाएंगे जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने की बात हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय को ये तब भूल जाएंगे जब ट्रिपल तलाक पर बात हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय को ये तब भूल जाएंगे जब तलाक पर मुआवजे की बात होगी। और बाकी मामलों में रोज ये कानून का हवाला देंगे। ये दोगलापन बंद कीजिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कानून आपके हिसाब से नहीं समझा जाएगा, वो संविधान सम्मत, न्याय सम्मत होगा। जी रीमा जी, मैं कह रही थी कि अभी हालिया उदाहरण भी है, हिजाब पे भी कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को नहीं माना, उसके बाद भी विवाद कोई होता किसी कोर्ट का अदालत ये दुनिया में तो कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे। ये संसद का प्रस्तावित कानून नहीं मानेंगे, संसद से पारित कानून नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश नहीं मानेंगे। क्या परेशानी है अगर आप यहाँ पे कह देंगे कि अगर दंगा इस तरीके से रुक रहा है तो करो, ये वही कानून है। अरे भाई ये मुल्ला कोर्ट का रुख कर लीजिए ना, संविधान का राज है। उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। मानवाधिकार आयोग से भी का रुख कर लीजिए। तालिबान राज नहीं है कि मुल्ला जो बोल देगा वो हो जाएगा। क्या है मियाँ, हिंदू मुस्लिम करो, मियाँ ये तालिबान का राज नहीं है। भारत एक सशक्त लोकतंत्र है, समर्थ लोकतंत्र है, न्याय देने वाला जन कल्याणकारी लोकतंत्र है। मियाँ ये शरीयत का राज नहीं चल रहा है। पवन जी क्या ये शरीयत का राज नहीं चलेगा। यहाँ संविधान सम्मत लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र के संविधान के अनुकूल यहाँ पर शासन व्यवस्था संचालित होगी। क्या क्या शब्द बुरा लगता है? तर्कपूर्ण बात करिए ना, क्या लीगल प्रोसीजर है? आप क्या शब्द, ये कौन सिखाने वाले शब्द है मुझे? जो है अफजल गुरु पे अरे आप मुझे क्या गलत शब्द बोला मैंने? क्या गलत शब्द बोला? पहुंच जाते हैं।
क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? आपसे पूछ के पहुंचेंगे? तालिबान का राज चल रहा है क्या? तुम्हारा मुल्ला उमर जो बोलेगा मैं मानूंगा? मैं आपकी तरह जो है अपना जो है आपकी तरह मैंने वैचारिक सुन्नत नहीं कराई है जी, फॉलो करिए। मैंने वैचारिक सुन्नत नहीं की है, संविधान और सनातन के अनुकूल मैं बात कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं उसको आप जो है जेल भेजने का काम करिए। अरे हम करेंगे, खामखा से पूछेंगे, जिहादियों के चमचों से पूछ के करेंगे। जिहादियों के दलालों से हमको जो है आदेश चाहिए। जिहादियों के दलाल जो हैं वो चीखें, चिल्लाएं, छाती पीटे, स्यापा करें। हम संविधान सम्मत कानून का अनुपालन करेंगे, हम कानून का अनुपालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। हम जो है जिहादियों के दलालों के चीखने चिल्लाने के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे। जिहादियों के दलाल अपना सिर धुन सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, रुदाली कर सकते हैं, लेकिन हम संविधान के अनुकूल इस सशक्त लोकतंत्र के, मैं लोकतांत्रिक बात कर रहा हूं, मैं कोई ओवैसी का चमचा थोड़े हूं जी कि मैं ओसामा बिन लादेन के समर्थन में खड़ा हो जाऊं, अफजल गुरु के तलवे चाटूं। मैं इतना जो है मैं इस तरह का वैचारिक दोगला नहीं हूं। मैं वैचारिक रूप से ठीक है विक्रम सर, अब चूंकि बहुत वक्त की कमी है, मुझे अब पहले मैं आपसे इकबाल पे पूछ रही थी कि पुलिस का इकबाल किस तरीके से काम करता है, परसेप्शन किस तरीके से काम करता है। ये उत्तर प्रदेश बड़ा एग्जाम्पल है जिसके बारे में शोभा यात्रा के बाद सीएम योगी ने आकर ये कहा कि 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन इस शोभा यात्रा में वहां पर एक भी दंगा फसाद, कहीं भी पत्थर बरसाने की घटना नहीं हुई और हुआ क्या, फूल बरसाए गए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एक परसेप्शन भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस बुलडोजर के जरिए? देखिए, बिना दंड के रीमा जी राज्याधिकार नहीं चलता है। हाँ। तत्परता के साथ दंड देना अपराधियों को कानून की परिधि में रहते हुए यह शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में किया, योगी सरकार ने किया, तो इसका तो साधुवाद देना चाहिए। और अगर अन्य सरकारों ने, प्रदेशों ने इसका अनुकरण किया है तो इसमें बुराई क्या है? भले ही वो बुलडोजर हो, तेज प्रक्रिया हो, दोषियों के विरुद्ध निर्भीक और स्पष्ट आदेश हो, जीरो टॉलरेंस हो, इसमें क्या बुराई है? यही मैंने अपने करियर में देखा, ये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बात बनती नहीं है कि हम चुन चुन करके करें। कुछ के लिए कानून अलग है, क्योंकि रूल बुक एक है, संविधान एक है, और सबके लिए एक रूपता के साथ अगर दंडित किया जाता है तत्परता के साथ, तो इसका बड़ा दूरगामी परिणाम सकारात्मक होता है। जनता राहत की सांस लेती है और बदमाशों में सेहरन आ जाती है। बदमाश आत्मसमर्पण करते हैं, कहते हैं कि हमें जेल भेज दीजिए। पवन जी, वक्त की कमी बहुत है, मैं चाहूंगी कि जाते जाते भी कम से कम आप ये कह दीजिए कि इस तरीके से जो एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो पत्थरबाज हो, दंगा करने वाले हो, उन पे एक्शन होना चाहिए, ये तो आप कह दीजिए ताकि उनको सबक मिले ऐसे लोगों को जो पत्थर उठाते हैं हाथों में। हाँ भाई पवन जी, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। मैं निश्चित कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की गलत हिंसा को फैलाते हैं या इस तरह के गलत कार्य करते हैं, बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। लेकिन आप उनको चिन्हित कैसे करते हैं? क्या कोई आपने कमीशन बिठाया था? क्या कैसे आपने पाया कि जिन लोगों के घर बुलडोजर के माध्यम से गिराए गए वो कौन से लोग हैं? ये विवाद का विषय है और मैं आखिर में आपको सलाह दूंगी कि आप कोर्ट का रुख करें। ऐसे सवाल अगर आपके जहन में है तो आने वाले वक्त में बुलडोजर मॉडल लागू होगा नहीं होगा, ये वक्त को तय करना है, ये सरकारों को तय करना है। लेकिन इस डिबेट के जरिए ये भी बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि आखिर किसके बहकावे में आकर पत्थर बरसाए जाते हैं।